Hello student, welcome in political science class. Student, we are going to read Mandal Commission and many students said, sir, you make video in Hindi because some students are uncomfortable about English. So first time I am going to make video in Hindi. विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को मंडल कमीशन के बारे में पढ़ाने चल रहा हूँ। मंडल कमीशन भारत की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बदलने वाली कमीशन थी। भारत आज़ादी के बाद जब अपना संविधान बनाया और इस संविधान में लोगों को जो राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से वह समाज जो पीछे था उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने, जिनका इस देश के निर्माण में बहुत योगदान रहा है, उन लोगों ने एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा। क्योंकि आज़ादी के बाद समाज का यह वर्ग एससी और एसटी बहुत पीछे था, लेकिन समाज का एक और वर्ग अपने एम्पावरमेंट के लिए इंतजार कर रहा था और इसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या की एक बहुत बड़ी आबादी थी। आज़ादी के बाद भारतीय समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से 3 भागों में बटा हुआ था। अपर क्लास, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या व्यापारिक वर्ग कह सकते हैं, वह था। दूसरा समाज था जो पूर्ण रूप से खेती पर डिपेंड था। उसका मुख्य आर्थिक स्रोत जो था वो खेती पर आधारित मजदूरी थी। इसको बात ध्यान से समझिए। उनके पास अपने खेत नहीं थे भी तो बहुत छोटे छोटे खेत थे, जिनसे उनका जीवन पूर्ण रूप से चल नहीं पा रहा था। और तीसरा समाज जो था वो एससी एसटी, ऐसे लोग जो जंगलों में, पर्वतों में या घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। तो एससी एसटी के लिए हमारे संविधान, महान संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी, लेकिन समाज का यह कृषि पर आधारित बहुसंख्यक समाज आज भी मुख्य धारा में बहुत पीछे रह गया था। वह शिक्षा में, आर्थिक जगत में, राजनैतिक जगत में आने के लिए आतुर था, लेकिन उसके लिए उसकी कमजोरी, उसका पिछड़ापन बहुत बड़ा उत्तरदायी था। इसके लिए जब मोरारजी भाई देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस समाज की इस मांग पर ध्यान दिया और बीपी मंडल के नेतृत्व में उन्होंने मंडल कमीशन स्थापित किया। यह मंडल कमीशन कब बना? 1979। ये बीपी मंडल कौन थे? बीपी मंडल जो थे यह बिहार के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थे, प्रीवियस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। कई बार वो मधेपुरा से सांसद बने। भारतीय राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है पार्लियामेंट्री लाइफ में। तो बीपी मंडल एक भारतीय स्थापित राजनेता थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका संबंध रजवाड़े परिवार से था। ये बिहार के मुख्यमंत्री बने। अल्पकालिक समय था इनका, लेकिन सीएम तो सीएम। जब मोरारजी भाई देसाई ने अति पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए
एक कमीशन की बात प्रकाश में लाई तो उनके लिए सबसे बड़ा नाम जो सामने आया वो बीपी मंडल का आया। और बीपी मंडल के नेतृत्व में उन्होंने हम कैसे इस कृषि पर आधारित पिछड़े वर्ग को एम्पावर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम पॉलिसी लेकर आए, उसके लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया। यह कमीशन 1979 से काम करना शुरू किया। It was established in 1979 and Shri B.P. Mandal was its chairman. He started work and identifying the caste. It was very tough task. This task was very tough. यह जो जातियों को ओबीसी में परिमार्जित करना, परिलक्षित करना, कैटेगरी के अंदर लाना, यह बहुत ही कठिन काम था। ये सरल काम नहीं था। किस जाति को हम ओबीसी में लाएं? लेकिन भारत सदैव से महान लोगों का देश रहा है। उन सब ग्रेटेस्ट लोगों में बीपी मंडल ने अपनी अद्भुत राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए जब उन्होंने रिपोर्ट बनाई तो यह रिपोर्ट बन करके 1980 में तैयार हुई। और इसका प्रमुख कार्य क्या था? टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अब देखिए, एक नया सेक्शन बनाने की बात थी। ओबीसी पहले से था, लेकिन कैसा ओबीसी? जो सामाजिक रूप से, सोशली और इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो। तब रिपोर्ट हैड कम इन 1980 एंड आइडेंटिफाई 3000, keep remember this number, 3743 OBC caste identified by the BP Mandal Commission who were backward according socially and economically. भारत तो जातियों का देश है। इस जातियों में कुल 3743 ओबीसी जातियों का इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इनको सोशली, सामाजिक रूप से, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से बैकवर्ड के रूप में हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। और उन्होंने एक नई चीज बताई कि इस सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े 3743 कास्ट का जो कंट्री में पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है? 44%। ये कोई छोटा सा नंबर नहीं है। 100% में इस सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े 3743 ओबीसी सेक्शन का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 45% है। कब? 1980 की बात मैं कर रहा हूं। फिर इन्होंने कहा कि इस 3743 ओबीसी जातियों को, जिनकी जनसंख्या 44% है, उनको सरकारी नौकरियों में, टेक्निकल कॉलेजों में, भारत के हर विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में जिनका सरकार के द्वारा रेगुलेशन होता है, उसमें 27% रिजर्वेशन दिया जाए। ये बहुत बड़ा रिकमेंडेशन आया कि अब सिर्फ जो SC ST को रिजर्वेशन सिंस बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन हैड गिवन रिजर्वेशन ओनली SC ST न्यू रिजर्वेशन कास्ट ट्राइंग टू कम बाय दिस मंडल कमीशन इन द रिजर्वेशन एरा। तो 27% रिजर्वेशन का इसमें इन्होंने रिकमेंडेशन कर दिया। कैसे लोग हैं ये जो भारत के, ये जो जातियां हैं 3743, ये कौन लोग हैं? जिनके पास अपने पीने का पानी नहीं है, 2-2 किलोमीटर से जाकर पानी लाते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, झोपड़ियों में निवास करते हैं। ऐसे लोग जो लेबरिंग का वर्क करते हैं और खुले आसमान में जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके पास वर्ष भर खाने के लिए नहीं है, इनका मुख्य पेशा क्या था? एग्रीकल्चरल लेबर। पूर्ण रूप से कहा जाए
तो यह कृषि पर आधारित मजदूर थे। फिर क्या हुआ, अब यहीं पर एक समस्या आई, क्योंकि SC/ST के लिए 22.5% रिजर्वेशन संविधान ने 1950 में ही दे दिया था। 1950 में व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन द पावर, as well as came in the power, constitution had provided, this constitution I am telling you, 22.5% इनको SC/ST को रिजर्वेशन मिल गया था। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था कि भारत राज्य और जितनी भी टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें आप आरक्षण दे सकते हो, क्योंकि जो समाज की मुख्य धारा में लोग नहीं हैं उनके लिए यह जरूरी है। लेकिन इसका जो मैक्सिमम परसेंटेज होगा वो सिर्फ 50% होगा। 50% से अधिक आप रिजर्वेशन को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। 50% जो है वो सामान्य वर्ग के लिए होना चाहिए। अब सामान्य वर्ग में मीन्स ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य नहीं, इसमें सब लोग आते हैं, एक कैटेगरी बनती है। उस कैटेगरी के ऊपर जितने मार्क्स आते हैं वो सब के सब, भले ही आप हरिजन हो, भले ही आप OBC हो, लेकिन अगर उतना मार्क्स आपका चला गया तो आप भी जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि 50% ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए, कायस्थ के लिए रखी गई। इसमें सारी जातियाँ आती हैं, भारत की जितनी भी जातियां हैं वो सामान्य वर्ग में आती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं रख सकते हो। 50% कॉमन कंपटीशन के लिए रखना होगा, जिसमें सभी लोग कंपटीशन करके नौकरी और एडमिशन प्राप्त कर सके। फिर क्या हुआ, 1980 में जब यह रिकमेंडेशन आया, मंडल कमीशन का जब रिकमेंडेशन आया, तो भारत की राजनीति उसके बाद उथल पुथल होने लगी। कुछ दिन यह पार्लियामेंट में डिबेट के लिए गया ही नहीं। उसके बाद इंदिरा जी की हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद सिख का राइट होता है। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और यह कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली जाती है। इसको पार्लियामेंट में नहीं लाया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जब 1989 में लोकसभा इलेक्शन भारत में आहूत किया गया, प्रोजेक्टेड किया गया, तब भारत में एक नया दौर चला। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और राजीव गांधी कैबिनेट में वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। चीनी के दामों को बढ़ने के कारण, उनको राजा मांडा भी कहा जा सकता है, कहा जाता था, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से रिजाइन दे दिया और वो चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में जो एक जनता दल, एक बड़ा आंदोलन भारत में बन रहा था, जिसके पार मुलायम सिंह जी थे, लालू प्रसाद यादव थे, नीतीश कुमार थे, जॉर्ज फर्नांडीज थे और बहुत से नेता उसमें आकर ये शामिल हो गए। आगे राजा मांडा थे, खूब पढ़े लिखे थे, राजनीति में इनका बहुत बड़ा अनुभव था, कंपैरिजन अदर लीडर ऑफ जनता दल। और चुनाव हुआ, चुनाव में किसी भी दल को मेजॉरिटी नहीं मिली, न कांग्रेस को मिली, न बीजेपी को मिली, न जनता दल को मिली। तब जनता दल को सपोर्ट देते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जनता दल को सपोर्ट करती है बाहर से, वो सरकार में शामिल नहीं हुई। बीजेपी के सदस्य मिनिस्टर नहीं बने, उन्होंने सिर्फ बाहर से सपोर्ट किया और लेफ्ट, और उसके बाद जनता दल की सरकार आती है और विश्वनाथ प्रताप सिंह राजनीतिक अनुभव होने के कारण प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए था? देवीलाल को, लेकिन देवीलाल ने कहा नहीं, राजनीतिक देश की राजनीति करने का अनुभव मुझसे ज़्यादा वीपी सिंह को है, तो जो पद देवीलाल को दिया जाना चाहिए था वो पद उन्होंने खुद खुशी खुशी उनको दे दिया और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब देखिए, इसी इलेक्शन कैंपेन में वीपी सिंह ने प्रॉमिस किया था कि इफ जनता दल गवर्नमेंट विल कम, आई विल इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट।
सरकार आ गई, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने 1990 में इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैज taken decision. I am going to fulfill my promise which I have kept in the Lok Sabha election, and by through the cabinet permission, he passed by the cabinet and implemented by the debate of parliament in 1990. अब इससे कुछ वर्ग नाराज हुआ, जिसे अपर कास्ट कहा जाता है, और वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। आप जानते हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे पावर डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी है देन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है एब्सोल्यूट पावर टू टेक फाइनल डिसीजन, बट all decision which will take by the parliament or any executive and legislature will assess by Supreme Court, because Ambedkar said, डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमाराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी निर्णय का अंतिम परीक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रक्षक और संरक्षक है संविधान की। तो तमाम लोग जाते हैं, तमाम ग्रुप जाते हैं कोर्ट में इसके अगेंस्ट। फिर इन 16 नवंबर 1992 सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंटेड 27% reservation in the government jobs within the economic limit of raise 1 lakh per annum, and which increased to raise 8 lakh per annum in 2015। अब देखिए, उसके बाद 2 साल तक ये मुकदमा चलता रहा, और उसके बाद इसका फैसला आता है 16 नवंबर 1992 को, और सुप्रीम कोर्ट श्री बीपी मंडल के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है, और 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग, हर जगह एडमिशन में 27% ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, जो सोशली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली पीछे हैं, वो रिजर्वेशन पा जाते हैं। अब इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया? क्राइटेरिया रखा गया कि वही रिजर्वेशन पाएंगे, वही फैमिली का बच्चा नौकरियों में, एडमिशन में रिजर्वेशन पाएगा ओबीसी के तहत, जिसके परिवार की वार्षिक इनकम सालाना इनकम 1 लाख रुपए होगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया। अब इसमें एक नया परिवर्तन आता है 2005 में, जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2014 में। तो बहुत से सेक्शन की ये डिमांड थी कि अब इस 1 लाख की लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई आदि चीजें बढ़ रही हैं। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया पार्लियामेंट की अनुमति से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की अनुमति से, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए वार्षिक इनकम की क्राइटेरिया अब ओबीसी के लिए रिजर्वेशन के लिए रखी है, उसको बढ़ा करके हम 8 लाख पर एनम करते हैं, और यह 2015 में यह इम्प्लीमेंट हो गया। और अब ओबीसी के तहत नौकरियों में, एडमिशन में आपको आरक्षण लेने के लिए यदि आपकी वार्षिक आय, आपके फैमिली की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, तो आप इसके पात्र होंगे। तो स्टूडेंट, I have explained the all topics about the Mandal Commission report of India. Okay, student, thanks.